बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जो भी हमारे देखने वाले हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सब खैर खैरियत से होंगे और यहाँ हम भी खैर खैरियत से हैं। और बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए हम अपने मेहमान माहिर फ़ल्कियात सर मोहम्मद बाकर साहब को सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी शुक्र है अल्लाह का। तो आज हम अपना जो टॉपिक हमने रखा है एस्ट्रो गपशप में, वो जैसे कि आप जानते होंगे सूरज के हवाले से। तो सूरज को शुरुआत में आप किस तरह से इसकी तारीफ़ करके एक आम लोगों को बताएंगे, इससे हट के कि हम इसको जलता हुआ एक आग का गोला ही समझते हैं और सदियों से जल रहा है, सदियों तक जलता रहेगा। लेकिन इसकी साइंटिफिकली और फल्कियात के हवाले से क्या असल में इसकी डेफिनेशन है? एस्ट्रो गपशप की हमारी ये सीरीज़ जो है जी, इसमें अब हम एक एक ऑब्जेक्ट के हवाले से बात करने लगे हैं। तो जैसे आपने बता दिया कि हम सन के हवाले से बात कर रहे हैं। सूरज पे अभी डिसाइडेड नहीं है, हो सकता है कि 2 या 3 या 4 एपिसोड्स हम करें, हो सकता है ज़्यादा करें। जब तक दिल नहीं भर जाएगा हम सन पे बात करते रहेंगे। तो सबसे पहले सन जो है उसकी जो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है वो यही है कि सन एक स्टार है और देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ स्टार एंड अ प्लैनेट। तो अर्थ जो है वो एक प्लैनेट है जिसके ऊपर आप रहते हैं। सन जो है वो एक स्टार है और इसके ज़िम्मे बहुत सारे काम हैं। ना सिर्फ ये कि ये पूरे निज़ाम शमसी को, सोलर सिस्टम को अपनी कशिश से होल्ड रखता है, अपनी ग्रेविटी से होल्ड करके रखता है, बल्कि आपकी मेन एनर्जी का सोर्स जो है वो भी सन है। आपकी प्लैनेट अर्थ के ऊपर जो हीट आ रही है, जो लाइट है, ना सिर्फ प्लैनेट अर्थ पे बाकी पूरे सोलर सिस्टम में भी जो हीट और जो लाइट जा रही है वो सन से जा रही है। तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट में बिल्कुल इंट्रोडक्शन में 2 चीज़ें बता दी। पहली चीज़ कि सन ने आपको होल्ड किया हुआ है अपनी ग्रेविटी से, और दूसरी चीज़ कि सन आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से ये सारी रौनक है और ये प्लैनेट जैसा आपको नज़र आता है ये वैसा है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सन। ये बिल्कुल इनिशियल बेसिक डेफिनेशन है। सही। तो सूरज के फासले के हवाले से बताएं कुछ, और उसका जो फासला है उसकी क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में? सूरज का जो हमसे फासला है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अहम है, ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है। और अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन अंदाज में हमें वहाँ रखा हुआ है जहाँ सन की हीट और लाइट हमें जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिलती है। अब सन का जो डिस्टेंस है हमसे, उसके हवाले से थोड़ी सी डिटेल में मैं बात करूँगा जी। सन के गिर्द अर्थ जब चक्कर लगाती है तो अर्थ का जो सन के गिर्द ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं है, वो इलिप्टिकल है। बैजवी उर्दू में हम कहते हैं या अंग्रेजी में हम कहते हैं ओवल। सर्कुलर नहीं है, जो कि हम समझते हैं कि सर्कुलर है जी। और जब भी आप क्लासरूम में बच्चों को समझा रहे होते हैं एक सर्कल बना के दिखाते हैं, हाँ जी, ऐसा नहीं है। सन के गिर्द अर्थ का ऑर्बिट इलिप्टिकल ओवल शेप का ऑर्बिट है, और सन के गिर्द जब अर्थ चक्कर लगाती है तो कभी थोड़ा सा करीब आ जाती है, कभी थोड़ा सा दूर चली जाती है। ओवल शेप जो है वो ऑर्बिट जो है वो क्या करता है, अर्थ को कभी करीब ले आता है और कभी दूर ले जाता है। तो सन का हमसे डिस्टेंस जो है वो चेंज होता रहता है, या ये कहना चाहिए कि हम सन के कभी करीब हो जाते हैं और कभी हम सन से दूर चले जाते हैं। तो सन का जो एवरेज डिस्टेंस है अर्थ से वो है 14 करोड़ 88 लाख 15,000 किलोमीटर्स, 14 करोड़ 88 लाख 15,000 किलोमीटर। अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं, मैथ्स की जो एक ट्रिक होती है राउंडिंग ऑफ, तो तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर। और इसको अंग्रेजी फिगर्स में अगर आप बोलेंगे तो 150 मिलियन किलोमीटर, दैट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। इसी को हम 1 AU भी कहते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी हम इसको कहते हैं। और सोलर सिस्टम में बाकी डिस्टेंसेस जो हैं वो हम इसी वैल्यू से फिर हम मेजर करते हैं कि जी ये डिस्टेंस 1 AU है या 2 AU है, तो वो ये वैल्यू होती है जिसको हम AU कहते हैं। मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड होता है, ये स्टैंडर्ड है जी हाँ, बिल्कुल सही। और ये साइज के हवाले से अगर आप कुछ बताएं कि साइज क्या उसका है, और साइज का क्या फिर मैटर है, मतलब उसके क्या असरात हैं फिर हमारे ऊपर? अच्छा, एक तो ये फासला जो है ये मैंने आपको बताया, एवरेज डिस्टेंस बता दिया। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ऐड कर दूं फिर अगली बात की तरफ हम जाते हैं कि इलिप्टिकल ऑर्बिट के दौरान अर्थ जब सन के करीब होती है तो ये 146 मिलियन किलोमीटर पे आ जाती है। अच्छा। और जब हम दूर जाते हैं सन से तो हम 151 मिलियन किलोमीटर पे चले जाते हैं।
तो ये वैल्यूज जो हैं ये मतलब इस तरीके से चेंज होती है, इन वैल्यूज तक हम एलिप्टिकल भी अच्छा खासा एलिप्टिकल है, कोई ऐसा नहीं है जो पता ना चले। नहीं, अच्छा खासा इलिप्टिकल खासा है, है। अच्छा खासा इलिप्टिकल है। और जब हम करीब आते हैं तो काफ़ी करीब आ जाते हैं, दूर जाते हैं तो काफ़ी फ़र्क आ जाता है। और साइज़ की जहाँ तक बात है जी, तो सन जो है वो हमसे बहुत बड़ा है, और ये बड़ी एक कॉमन बात होनी चाहिए, लेकिन मैं काफ़ी हैरान इस बात पे भी होता हूँ कि हमारे इवन स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी ये बेसिक नॉलेज नहीं होती, और अक्सर ये चीज़ क्लासरूम में भी हम डिस्कस करते हैं तो वो नहीं पता होता उनको। सन का साइज़ अर्थ की निस्बत बहुत बड़ा है। अब मैं इसके दो तरीके से आपको समझाता हूँ। अगर अच्छा, पहले कंपैरिजन बता देता हूँ, फिर उसके बाद में एग्जैक्ट वैल्यूज बता दूंगा। अगर आप 1 मीटर डायामीटर का बैलून ले लें, एक ऐसा बड़ा सा गोला ले लें, बैलून ले लें जिसका डायामीटर 1 मीटर है, तो उसको आप सन मान लें, तो उसके सामने मटर का जो दाना होगा वो अर्थ है। So that is the comparison between hell of a difference. यानी सन आप देखें कितना बड़ा, 1 मीटर का गोला अगर सन है तो मटर का दाना जो है वो अर्थ है। और अगर एग्जैक्ट वैल्यूज मैं आपको बताऊं तो सन का डायामीटर जो है वो 13,90,000 किलोमीटर है। अब ये जो मैं वैल्यू आपको बता रहा हूं ना, हो सकता है आप इसको सर्च करें तो कोई 2000 1000 का फर्क आपको मिले, और वो फर्क जो है ना वो डिफरेंट जगहों पर आपको लिखा हुआ जरूर नजर आता है। उसकी रीजंस होती हैं काफी सारी कि क्यों ये जो इन्होंने कहा है ये क्यों एक 2000 कम या ज्यादा क्यों नजर आ रहा है। तो मैं आपको वो वैल्यूज बता रहा हूं जो ऑलमोस्ट एक्सेप्टेड वैल्यूज, एवरेज वैल्यूज है। सो सन का डायमीटर 13,90,000 किलोमीटर है, और रफली अगर आप राउंड ऑफ कर लें तो 14 लाख किलोमीटर है। और अर्थ का डायमीटर जो है वो 12,680 किलोमीटर है। तो कहां सन 13,90,000 और कहां अर्थ 12,680। बहुत बड़ा फर्क है। और सन हमें बहुत छोटा नजर आता है आसमान पे, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। डेफिनेटली डिस्टेंस बहुत ज्यादा है सन का हमसे बनिस्बत, जितना वो बड़ा है उसी लिहाज से दूर बहुत है, तो हमें सन आसमान पे बहुत छोटा नजर आता है। और पहली वाली डिस्कशन में भी आपने पूछा था तो मैंने आंसर बताया था कि सन हमें आसमान पे 1/2 डिग्री का नजर आता है। यानी आप आर्म लेंथ पे अगर आप एक फिंगर ऐसे करें तो आप एक फिंगर के आधे हिस्से में सन को छुपा सकते हैं, इतना छोटा सा नजर आ रहा होता है। और ये डिस्टेंस जो है अल्लाह ताला ने इसी तरीके से मेंटेन किया है कि ना हम जल जाएं सन से और ना बिल्कुल हर चीज ठंडी हो जाए, तो एक नॉर्मल सी सिचुएशन रहे, तो सारा बंदोबस्त वैसे। डिस्टेंस और साइज के हवाले से आपने बात की, तो आपने बीच में बताया कि एनर्जी रिलीज करता है ये, तो एनर्जी के हवाले से भी हमारे लोगों को बताया ताकि उनको पता चले ये एनर्जी कौन कौन सी है, एक तरह की है या मुख्तलिफ इक़साम की है, और उसके क्या असरात हैं ज़मीन पे। अच्छा, ये सवाल अभी तो मैं इसकी थोड़ी सी बेसिक्स बता देता हूँ, लेकिन अगली एपिसोड में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह इसके ऊपर। सन से सिर्फ लाइट नहीं आ रही, ठीक है, सन से हीट अलग आ रही है, लाइट अलग आ रही है। बिल्कुल। अब मैं मजबूरी है थोड़ी सी कि मैं थोड़ा सा फिजिक्स की टर्म्स में बात करूंगा, क्योंकि एक आम बंदा ये चाहता है कि जी बिल्कुल प्लेन बात की जाए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो बिल्कुल प्लेन होती नहीं है। आप उसको जितना मर्जी सिंप्लीफाई कर लें वो एक हद से ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकती है। तो ये जो लाइट है ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का छोटा सा हिस्सा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उनकी एक रेंज का नाम है विजिबल लाइट। उस रेंज से आगे अगर आप वेवलेंथ्स को देखेंगे तो उसको हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट, एक तरफ देखेंगे तो उसको हम कहते हैं इंफ्रारेड। फिर यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मजीद अपनी वेवलेंथ्स चेंज करती है तो आप उसको एक्स रेज कहते हैं, आप उसको गैमा रेज कहते हैं, आप उसको माइक्रोवेव्स कहते हैं, आप इसको रेडियो वेव्स कहते हैं। तो अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है, और सन जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो सन से इमिट ना हो रहा हो। यानी सन से रेडियो वेव्स भी इमिट होती हैं, सन से माइक्रोवेव्स भी इमिट होती हैं, इंफ्रारेड, नॉर्मल विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गैमा रेज। तो मतलब ये हार्मफुल और हार्मफुल जो हो और हार्मफुल जो नहीं हो वो उनका कंपैरेटिवली मतलब मिल के ये आपको जो है एग्जैक्टली इसी तरह बिल्कुल। यानी ये सन से जितनी वेव्स आ रही हैं इसमें से बहुत सारी हार्मफुल हैं, तो हार्मफुल जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर रोक देता है। हार्मफुल जो है उसमें से बहुत सारी, लेकिन क्या जो बाकी आती है वो बिल्कुल हार्मफुल नहीं रहती जो एटमॉस्फेयर से छन के आ जाए? बहुत सारी वेव्स या तो हार्मफुल बिल्कुल है नहीं,
या ये कि वो लेस हार्मफुल हैं। तो फिर कौन सी पहुंच पाती है जमीन तक? जमीन तक विजिबल लाइट आ जाती है, सही है, ठीक है जी, और इंफ्रारेड आ जाती है। अच्छा। ये जो इंफ्रारेड रेडिएशंस है इसी को आप हीट कहते हैं। यानी सन आपको लाइट के साथ जो हीट दे रहा है, हीट आप किसको कह रहे हैं? हीट बेसिकली इंफ्रारेड रेडिएशंस है, प्लस द माइक्रोवेव्स, तो ये आ जाती हैं। तो अच्छा, फिर एक्सरेज भी थोड़ी बहुत वो भी पहुंच जाती हैं, लेकिन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो बड़ी खतरनाक हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर एक्सरेज में। भी तो खतरनाक है। एक्सरेज भी खतरनाक हैं, लेकिन उनकी माइक्रोवेव भी नहीं, माइक्रोवेव्स खतरनाक नहीं। माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड हीट प्रोवाइड करती है, अच्छा ठीक। ये जरूरी है हमारे लिए, लेकिन अल्ट्रावायलेट खतरनाक है। एक्सरेज और गैमा रेज बहुत खतरनाक है, लेकिन एक्सरेज और गैमा रेज क्वांटिटी में कम है, इतनी ज्यादा नहीं है कि उनसे मसले मसाइल हों। तो ये जो अल्ट्रावायलेट हैं ये क्वांटिटी में बहुत ज्यादा हैं, खतरनाक भी हैं, तो इनकी ब्लॉकेज का निजाम हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, और वो है ओजोन लेयर। और अच्छा। कुछ ओजोन लेयर से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस रुकती हैं, बाकी एटमॉस्फेयर उसको वो तो अब absorb कहते कर हैं कि लेता है। ओजोन लेयर भी अब काफी डिटोरिएट हो रही है, तो उसके ओजोन लेयर खराब हो रही थी, बिल्कुल हो रही थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ग्लोबल लेवल पे एक वाहिद एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में अवेयरनेस लोगों में फैलाई गई, और अल्लाह का शुक्र है लोगों ने भी कुछ कान धरा इसके ऊपर, तो ओजोन लेयर का ख़राब होना हमने रोक लिया है। और ये रिपेयर भी हो जाता है? ये रिपेयर खुद हो जाएगी, रोकना हमारा काम था। हमने तो ओजोन कहाँ रुकी है? मतलब गाड़ियां तो चल रही हैं और इंडस्ट्रीज चल रही हैं, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड या मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही हैं, तो ये कहाँ रुका है? या कम, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि पहले ज़माने में एक फैमिली के लिए एक कार होती थी, अब फैमिली के हर बंदे के लिए एक कार होती है, तो ये तो इजाफा हुआ है। और आबादी भी पहले ज़माने में कम थी और अब आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तो जी जी। ये कहाँ, इंडस्ट्री भी इसी हिसाब से यकीनन ज़्यादा से ज़्यादा चलती चली जा रही है, जितने लोग ज़्यादा उतनी डिमांड ज़्यादा, तो फिर ये रिपेयर कैसे हो रही है? असल में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड से इसको खतरा नहीं है। हाँ जी, इसलिए ये जो दोनों गैसेज हैं ये एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल हैं, लेकिन ओजोन के लिए नहीं है। ओजोन के लिए जो हार्मफुल चीजें थी वो हमने रोकी हैं। क्या थी? CFCs वगैरह, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वो हमने रोकी हैं। लेकिन तो उसका तो इस्तेमाल हम सिर्फ फ्रिज में ही करते थे, रेफ्रिजरेशन में भी है, और बहुत सारी एयर कंडीशनर वगैरह में करते थे। जी, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में है, लेकिन ये एरोसोल्स में है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हमने बिल्कुल 100% ओजोन को रिपेयर कर लिया है, लेकिन हमने जिस रेट से वो डिप्लीट हो रही थी उसको हमने कम कर दिया है। अच्छा। और अब वो हीलिंग की तरफ जा रही है, मतलब सुराख छोटा हो गया। जी, उसका जो होल था वो आस्ता आस्ता छोटा होता चला जा रहा है, ओजोन की जो डैमेजिंग पार्ट था वो कम होता चला जा रहा है। सही। इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूँगी कि हमारा जो सूरज है वो किस चीज़ का बना हुआ है? उसकी फॉर्मेशन हुई कैसे, और फॉर्म किस चीज़ का हुआ है वो? अच्छा जी, यहाँ पर भी मैं वही बात बोलूंगा जी, इंशाल्लाह इसकी जो एक लंबी डिटेल बहस है वो इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड्स में करेंगे, एक एक टॉपिक पे जी जी, हम बड़ी तफसील में बात करेंगे। आज ये बता दें कि सन इज मेनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये दो गैसेज हैं सन के अंदर, और इन दो गैसेज में भी हाइड्रोजन ज्यादा है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम के हवाले से आपको काफ़ी मालूमात मिली होंगी, और सूरज को हम जिस तरह से देखते हैं उसका नज़रिया थोड़ा सा बदला होगा। सूरज चूँकि जितना बड़ा है उतना ही अपने अंदर बहुत सारे सवालात भी छुपाए हुए हैं, तो हम एक प्रोग्राम में उसको नहीं कंप्लीट कर सकते हैं, तो अभी अगली कुछ एपिसोड्स हम सूरज के हवाले से ही करेंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल आज का हम प्रोग्राम अपना ख़त्म करते हैं। आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहें तो ऐड कर लें अपनी बात। सन डेफिनेटली हर एक किस्म की जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कशंस हैं उसमें सन पहला पॉइंट होता है। तो मैंने भी जब ये डिसाइड किया था कि मैं कोई कुछ लिखूंगा किसी चीज़ से मुतल्लिक, तो पहली किताब जो मैंने लिखी थी वो भी सन पे ही लिखी थी। तो ये मेरे हाथ में वो किताब है, और ये बुक जो है ये मैंने बहुत पहले की बात है 2001 में ये प्रिंट हुई थी। तो अब मैं कुछ अमेंडमेंट करके इसको दोबारा प्रिंट कर रहा हूँ, बट माई पॉइंट इज़ वो इंशाल्लाह जब होगी अवेलेबल आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन पहला जो पॉइंट होता है वो रिसर्च का, वो किसी भी हवाले से एस्ट्रोनॉमी में आप बात करें तो या मून होता है या फिर सूरज होता है। तो मेरा भी स्टार्टिंग पॉइंट यही था। अब ये और बात है कि अब सन जो है वो एस्ट्रोनॉमी का तो हिस्सा है, अब ये सोलर फिजिक्स अलग एक पूरा टॉपिक है।
पूरा एक हाँ जी। सब्जेक्ट है सोलर फिजिक्स। तो इसमें तो एक्सपर्टीज़ भी हैं लोगों की और माहिरीन हैं सोलर फिजिक्स के अलग से। तो ये बिल्कुल बड़ी एक डिटेल्ड डिस्कशन है सारी सन के हवाले से। जिस पे कि हम अगली एपिसोड पे बात करेंगे। अभी हमें इजाज़त दीजिए, आपसे फिर नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होती है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि इल्म आम हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।